सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं, लोग कहते हैं यार ये आदमी देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी रही कि इतना महान बन गया या फिर इतना बड़ा उद्योगपति बन गया, इसने बहुत नाम कमाया। लेकिन देखिए उस नाम को कमाने के लिए, महान बनने के लिए और उतना बड़ा उद्योगपति बनने के लिए उस आदमी ने कितनी यातनाएँ सही, कितनी आलोचनाओं को सहा, कितनी मेहनत की, ये बस वही जानता है। देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बन जाता है, उसके लिए उसने निरंतर कोशिश की होगी, तन, मन, धन, लगन से मेहनत की होगी और तब जाके उसको जो है सफलता मिली होगी, वो महान बना, वो इतना बड़ा उद्योगपति बना या फिर उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तब जाके वो इतना बड़ा नेता या फिर भारत का प्रधानमंत्री बना। तो ये जो है उदाहरण किसी के पक्ष में भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हैं भारत के, जिन्होंने मेहनत की और छोटे लेवल से बड़े लेवल पर पहुँचे, जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक बहुत ही गरीब परिवार के होते हुए भी इतने बड़े जो है कानून के एक तरीके से कहा जाए कानून के विशेषज्ञ बने और विदेश में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, उनके अंदर जज़्बा था कि भाई मुझे करना है। और भारत के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी, वो भी एक छोटे से आदमी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी मेहनत की और इतने बड़े नेता बने और आज भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, वो भी दूसरी बार। तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेताओं की आप देखेंगे बैकग्राउंड, उन्होंने छोटे लेवल से मेहनत की और वो आज जो है मतलब पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे। तो इनको अपने दिमाग में सदैव बनाए रखिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं छोटे परिवार में जन्मा हूँ, मेरे पिताजी की हैसियत इतनी नहीं है कि वो मुझे जो है धीरूभाई अंबानी या फिर मुकेश अंबानी की तरह बना सके। अगर आपके अंदर जज़्बा है कुछ करने का, कुछ कर गुज़रने का, तो आप ज़रूर कर पाएँगे। बस उसके लिए निरंतर कोशिश करना होगा, वो भी पूरी और पूरी ईमानदारी से। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे कल के वीडियो के लास्ट में, उनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होगी? तो देखिए भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। देखिए जो आपका लिथियम है ये एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। और जो आपका लिथियम है इसका एटॉमिक मास होता है 6.941 और इसका सिंबल होता है Li से डिनोट करते हैं हम लिथियम को, ठीक है। तो आप जो अगर आवर्त सारणी देखेंगे तो आवर्त सारणी में इस मतलब लिथियम के बारे में बहुत सारी आपको विशेष चीज़ें मिल जाएंगी, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। आप इसके लिए जो है इंटरमीडिएट का जो बुक है केमिस्ट्री का उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको आसान तरीके से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लिथियम, ठीक है। तो लिथियम के बारे में सारी क्वालिटीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। देखिए हम बात कर रहे हैं लिथियम रिफाइनरी की। इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखिए इसको गुजरात में स्थापित किया जाएगा और गुजरात में स्थापित होने वाली ये लिथियम रिफाइनरी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी होगी। देखिए आपने लिथियम आयन बैटरीज भी देखे होंगे, आपके मोबाइल में यूज़ होता है, बहुत सारे यूजेस हैं लिथियम के। देखिए जो भारत की ये पहली लिथियम रिफाइनरी होगी, ठीक है। तो इसकी स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है वर्तमान में। देखिए जो आपका मणिकरण पावर लिमिटेड है, ये इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा गुजरात में। तो लिथियम के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा और याद रखिएगा कि लिथियम की जो पहली रिफाइनरी है भारत की, ये गुजरात राज्य में स्थापित होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। देखिए हमारा जो वार्षिक करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो तैयार हो चुका है और ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपये मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, 1 जनवरी तक आपको ये केवल 100 रुपये मिलेगी, बाकी उसके बाद शायद पुराने रेट में आ जाइए, क्योंकि इसमें देखिए बनाने में इसको बहुत मेहनत लगा है, 3 महीने लगातार मैंने की तब जाके जो है ये पीडीएफ तैयार हुआ। बाकी पूरे 1 साल डेली मैंने जो है मतलब डेली का करंट अफेयर कवर किया, उसको फिर क्या किया, कलेक्ट करने के बाद फिर उसको जो है फिर एक पीडीएफ में मतलब डालना और उसमें एडिट करना, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी समय लगता है, डेली 8-9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है तब पीडीएफ तैयार होता है। तो इस पीडीएफ को मैंने तैयार कर दिया है ताकि आपके जितने भी 2021 के एग्जामिनेशन हैं उसमें सारे के सारे करंट अफेयर आपके कवर हो जाएं। इस पीडीएफ की एक खास बात और है, इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर किया गया है। उसमें से कुछ करंट अफेयर को छांट के अलग भी किया गया जो कि फालतू थे। फालतू क्या थे, मतलब वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया था, क्योंकि देखिए जनवरी में भारत का मुख्य सचिव कोई और रहा
और फिर वह जून में कोई चेंज हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं चेंज होते रहते हैं, तो वो सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो इसमें आपको टोटल 3500 प्लस करेंट अफेयर मिलेंगे और पूरे करेंट अफेयर को विस्तार से इसमें बताया गया है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में कहां पर बनाया जाएगा। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है ये ओडिशा में राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। देखिए इस स्टेडियम का जो निर्माण है ये राउरकेला की बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में किया जाएगा और 15 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा इसको। और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। देखिए मैंने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि ओडिशा राज्य में 2024 में जो है दो स्थानों पर ओडिशा के भुवनेश्वर में और ओडिशा के राउरकेला में जो है जो आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप है इसकी मेजबानी की जाएगी। तो इसको एक्स्ट्रा में याद रखेगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जॉन एड्रिक का निधन हो गया। तो देखिए जॉन एड्रिक जो आपके हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने इंग्लैंड के लिए कुल 77 टेस्ट मैच खेले और 1963 से 1976 के बीच में 13 वर्षों के दौरान 5000 से अधिक रन बनाए। और इन्होंने 1965 में एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई जो कि इंग्लैंड के लिए 5वां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है वर्तमान में। याद रखिएगा इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे जॉन एड्रिक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इनका निधन हुआ है कोरोना संक्रमण के कारण। चौथा प्रश्न है कि फीफा ने नोवल कोरोना वायरस के कारण किस वर्ष में आयोजित होने वाले पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फीफा है इसने जो है नोवेल कोरोना वायरस के कारण जो है जो आपका 2021 में अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप था फीफा का, ठीक है, तो इसको जो है रद्द कर दिया है। और देखिए एक खास बात और है, देखिए जो आपका फीफा का पुरुषों का ये अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप है फुटबॉल का, ये क्रमशः इंडोनेशिया और पेरू में आयोजित किया जाना था लेकिन 2021 में अब ये आयोजित नहीं होगा, लेकिन इसके मेजबान वही रहेंगे। और देखिए इंडोनेशिया जो है ये अब 2023 में और पेरू जो है ये भी 2023 में क्रमशः अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये अपडेट भी नोट कर लीजिएगा। देखिए फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फीफा जो है इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना इसकी 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और दो अपडेट याद रखना है कि जो आपका इंडोनेशिया और पेरू है ये 2021 में जो है फीफा के पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप टूर्नामेंट की क्रमशः जो है मेजबानी करने वाले थे, लेकिन अब जो है इंडोनेशिया ये जो है 2023 में, ठीक है, 2023 में फीफा के पुरुषों के अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और इसी वर्ष जो है पेरू भी जो है अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा फीफा के। पांचवा प्रश्न की हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा हिमाचल प्रदेश का शिमला। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर, देखिए इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई थी, ठीक है, तो 25 दिसंबर को यानी कि 96वीं जयंती के अवसर पर इनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए शिमला में जो है एक प्लेस है जिसका नाम है रिज मैदान, ठीक है, इस रिज मैदान पर ऑलरेडी जो है महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगी हुई है और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति भी लगी हुई है और यहाँ पर अब अटल जी की भी मूर्ति लगा दी गई है जिसकी ऊंचाई है 18 फीट और ये प्रतिमा जो है ये 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किसने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा की। तो देखिए डीजी बॉक्स को लॉन्च किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। देखिए जो आपका डीजी बॉक्स है ये नीति आयोग के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म है और ये पहल जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी क्योंकि भारत के पास अब अपना स्वयं का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म हो गया है जिसका नाम क्या है, डीजी बॉक्स, ठीक है। तो डीजी बॉक्स को किसने लॉन्च करने की घोषणा की, नीति आयोग ने। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसने सुशासन दिवस पर, देखिए सुशासन दिवस को हमको मनाते हैं 25 दिसंबर को और क्यों, देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, तो इनके जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में। और पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता भी चुका हूं तो उसको देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सुशासन दिवस की और इस अवसर पर ई संपदा वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा,
हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। देखिए हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है। देखिए जो आपका ई संपदा वेब पोर्टल है, इसके साथ में ई संपदा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों और 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थान आवंटन और कुल 1176 हॉलीडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो जो है ये प्रदान करता है। जो आपका एप्लीकेशन और वेब पोर्टल है इसका नाम है ई संपदा। तो ई संपदा के बारे में याद रखिएगा, ये एक वेब पोर्टल है, साथ में एक एप्लीकेशन भी है। इसको हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है, जो कि भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और आलोचक जिनका नाम है शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया? तो देखिए शमसुर रहमान फारूकी जो है ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि और आलोचक थे और इनका निधन हो गया है। देखिए शमसुर रहमान फारूकी को 1996 में इनके काम 18वीं शताब्दी के कवि मीर तकी मीर पर किए गए 4 संस्करण अध्ययन, जिसका नाम था शेर ए शोर अंजेज, ठीक है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार ने इनको 2009 में जो भारत का एक नागरिक सम्मान पद्मश्री है, ठीक है, तो पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। 9वां प्रश्न है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है ये नोबेल के शांति पुरस्कार के विजेता हैं और जो आपकी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी जो ये नई पुस्तक है जिसका नाम है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस, यानी कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो इनकी इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है दीपक मिश्रा, ठीक है, इन्होंने और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया। और इनकी जो पुस्तक है तो इस हिंदी पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन के द्वारा जो है किया गया है। 10वां प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। देखिए रिजर्व बैंक जो है इसने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन किया था। देखिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो है इसके एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। तो याद रखिएगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र का हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आप तुरंत जो है पहले लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आज 1000 लाइक से कम ही होनी चाहिए और इसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि लाइक निःशुल्क सेवा है और आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है यूट्यूब को। तो लाइक कीजिए दिल खोल के और उसको तुरंत इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप लगा सकते हैं, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ से जुड़ के यहाँ से लाभ ले सकें। ठीक है। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया, बताइए। दूसरा प्रश्न है कि लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ, बताइए। कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर लेगा, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी जो है मतलब चर्चा में है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आज के लिए है कि मतलब हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर निलंबन किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है, बताइए। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था डिटेल में, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, बताइए। अभी मैंने बताया भी था इस वीडियो में। चौथा प्रश्न आपके लिए कि 25 दिसंबर 1861 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी क्वेश्चन अपडेट और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये राज्य सरकार कर्नाटक की है। दूसरा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा था कि हाल ही में सुगत कुमारी का निधन हो गया, ये कौन थी, तो ये एक मलयालम कवि थी। और चौथा था कि 22 दिसंबर 2020 को किस देश की संसद के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बजट पारित करने में विफलता के कारण वहां की सरकार गिर गई, तो ये देश इसराइल है। और पांचवा था कि जापान के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो ये व्यक्ति आपके हैं किशी नोबुआ। ठीक है।
तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसके लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाकर इसको सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।